एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आज की इस वीडियो में हम ओल्ड लॉज और न्यू लॉज का अच्छा खासा कंपैरिजन करने वाले हैं। ये समझेंगे कि इन न्यू लॉज में क्या सच में कोई मेजर इंप्रूवमेंट्स, एडिशंस या बदलाव आए हैं और इट्स अ क्लासिक केस ऑफ ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। देखिए, न्यू लॉज के आने से द एंटायर लीगल लैंडस्केप इज अबाउट टू चेंज और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा पूरा इंटेंशन है आपको न्यू लॉज मास्टर करने के और करीब लेके आना। और हाँ, फुल डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर यू। क्यों? क्योंकि ये किसी कंट्रोवर्शियल, पॉलिटिकल या करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं है। इट्स प्योरली एन एकेडमिक वीडियो, सो यू हैव टू पुश योरसेल्फ, यू हैव टू डू द हार्ड वर्क एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू एंड आई प्रॉमिस यू कि इस वीडियो के एंड होने तक यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दीज लॉज। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को समझते हैं। तो सबसे सिंपल हिस्ट्री समझते हैं। तो पूरे क्रिमिनल लॉज की जर्नी स्टार्ट होती है इंडियन पिनल कोड के साथ, जिसे ड्राफ्ट किया था थॉमस बैबिंगटन मकॉले ने। तो क्यों ना हम इस पूरी टाइमलाइन को मकॉले सेंट्रिक कर दे, मतलब बिफोर मकॉले, मकॉले के आने से पहले चीजें कैसी थी इसे समझ लेते हैं, फिर मकॉले के आने के बाद चीजें कैसी थी इसे भी समझ लेते हैं। तो बिफोर मकॉले मतलब इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट जैसे क्रिमिनल लॉज आने से पहले इंडिया में हर रिलीजन के लोग अपने अपने लॉज फॉलो किया करते थे। फिर आखिर ब्रिटिशर्स को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इस सिस्टम को हटा के वो एक कॉमन सेट ऑफ क्रिमिनल लॉज लाने का सोच रहे थे? चार मेन रीजन। पहला, इनकंसिस्टेंसी। ये जो लॉज थे ये बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं थे, तो काफी इनकंसिस्टेंट थे। दूसरा, नॉन कोडिफाइड। ये जो लॉज थे ये कहीं भी लिखे हुए नहीं थे, तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते थे। और तीसरा, इन लॉज का इंप्लीमेंटेशन काफी टाइम कंज्यूमिंग था। और चौथा, तब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, तो दे डेस्परेटली वांटेड कि एक अथॉरिटी जमाई जाए और प्रोसेसेस एस्टैब्लिश किए जाए। चलिए अब आपको एक चीज बताती हूँ कि इंडिया में दो तरीके के लॉज होते हैं, सब्सटैंटिव लॉज और प्रोसीजरल लॉज। तो सब्सटैंटिव लॉज मतलब किसी भी क्राइम की डेफिनेशन क्या होगी, उसकी पनिशमेंट क्या होगी, ये सारी चीजें बताते हैं। वहीं प्रोसीजरल लॉज क्या करते हैं कि एक बार अगर क्राइम हो गया तो उसके बाद आप एफआईआर कैसे लिखाओगे, कोर्ट को कैसे अप्रोच करोगे, कोर्ट के क्या प्रोसीजर्स होंगे, ये सारी चीजें बताते हैं। सिंपल ना? ठीक है, तो वीडियो एंड होते तक बताना कि हमारे जो तीन क्रिमिनल लॉज है उनमें से सब्सटैंटिव कौन से हैं, प्रोसीजरल कौन से और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि मकॉले थे कौन और उन्होंने हमारे लॉज बनाए कैसे। तो थॉमस बैबिंगटन मकॉले एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे और पॉलिटिशियन थे जो ब्रिटिश इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन और लीगल रिफॉर्म्स लाने के लिए जाने जाते हैं। इन्हें इंडिया बुलाया गया था ताकि यहाँ पर ये एक मेजर लीगल रिफॉर्म ला सके और यहाँ की एजुकेशन सिस्टम पर भी वर्क कर सके। अब ये इंडिया आए और इन्हें फर्स्ट लॉ कमीशन का प्रेसिडेंट बनाया गया। तो इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिएगा। तो 1834 में मकॉले और इनकी टीम ने आईपीसी का फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया, जो कि सिंपल कोडिफिकेशन था इंग्लैंड के लॉस का, एंड इसमें कुछ चीजें यहाँ से भी बोरो की गई थी। फिर आईपीसी के ड्राफ्ट को रेडी करके गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सामने प्रेजेंट किया गया, पर कंटिन्यूअस अमेंडमेंट के चलते ये ऑलमोस्ट 20 साल बाद 1856 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने प्रेजेंट हुआ। पर अब यहाँ होता है रिवोल्ट ऑफ 1857, जब इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर डायरेक्ट क्वीन के कंट्रोल में चला गया और इसीलिए आईपीसी को इनैक्ट होने में और टाइम लगा। और फाइनली 1860 में ये इनैक्ट और 1862 में ये एनफोर्स किया गया और ऐसे आईपीसी बन गया इंडिया का ऑफिशियल सब्सटैंशियल क्रिमिनल कोड। अब सब्सटैंटिव लॉ लाने के बाद नीड फील हुई एक प्रोसीजरल लॉ लाने की, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव पता है क्या है? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो रहे सभी बढ़ते प्रोटेस्ट और ऑपोजिशन को सप्रेस करना और ब्रिटिशर्स के फेवर में, उनके एडवांटेज में कुछ प्रोसीजर्स देना, जैसे अरेस्ट वगैरह के। तो चलिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लाने की क्या टाइमलाइन थी इसे समझते हैं। अब सब्सटैंशियल कोड लाने के बाद नीड फील हुई प्रोसीजरल लॉ लाने की। तो आईपीसी के इनैक्टमेंट के बाद 1861 में आया पहला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसने इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, पनिशमेंट रिलेटेड प्रोसीजर्स को स्पेसिफाई किया। पर 1872, 82, 98 में ये भी कंटिन्यूअसली अमेंड होता रहा। याद रखना कि इसी ड्यूरेशन में मतलब 1872 में एविडेंस एक्ट को भी लाया गया, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई सीआरपीसी को हटाकर पार्लियामेंट ने एक नया सीआरपीसी ड्राफ्ट किया इन 1970, जो कि 2 साल बाद लैप्स भी हो गई जब पार्लियामेंट डिसॉल्व हुई थी। लेकिन उसी साल वापस से इसे रीइंट्रोड्यूस करके हमारे ऑफिशियल प्रोसीजर क्रिमिनल कोड को ला दिया गया इन 1973। हेंस सीआरपीसी आया इन 1973। तो देखो, मकॉले ने आईपीसी और सीआरपीसी पर काम करके हमें ये दोनों लॉस तो दे दिए थे, पर एविडेंस का क्या? एक एविडेंशियरी लॉ की भी जरूरत थी।
तो यहाँ आता है सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन करोल, जो एक जाने माने ब्रिटिश लॉयर और जज थे, और जज होने के कारण एविडेंशरी और प्रोसीजरल लॉ में इनकी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज थी, अनलाइक मकॉले जिनके पास सिर्फ सब्सटैंशियल लॉ की नॉलेज थी। तो स्टीफन ने अपने काफी अच्छे इंसाइट्स दिए और 1872 में लाया गया इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसने हमें दिए रूल्स ऑफ एविडेंस। अब इस पूरी टाइमलाइन के 4 ऐसे मेजर टेकअवेज जो हर लॉ स्टूडेंट को पता होने चाहिए वो है, पहला 1860 से लेकर 1872 इस टाइमलाइन में तीनों क्रिमिनल लॉ कोड्स को लाया गया। फिर 1947 जो है इंडियन इंडिपेंडेंस का साल, जब आईपीसी और एविडेंस एक्ट को कंटिन्यू किया गया और नए सीआरपीसी को लाया गया इन 1973 ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन और सोसाइटल चेंजेस को केटर करने के लिए। फिर 1955 से लेकर 2018 तक कई सारे मेजर क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स लाए गए और फिर 2023 में ये सारे ओवरहॉल किए गए एंड इनकी जगह ले ली बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए ने। अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती हूँ जो कभी ना कभी आपने भी सोचा होगा कि अगर किसी भी लॉ में चेंजेस लाने होते तो वो कैसे किए जाते हैं। तो इंडिया में अक्सर किसी भी लॉ में चेंजेस के सजेशन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से आते हैं, जो अपने रिकमेंडेशंस और सजेशंस एक रिपोर्ट के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। ये जो रिपोर्ट्स होते हैं ये सीनियर लीगल प्रोफेशनल्स जैसे रिटायर्ड जजेस हो गए, सीनियर एकेडमिशियंस, प्रोफेसर्स, लॉयर्स ये बनाते हैं। चलिए लॉ कमीशन की कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं। तो अपनी 262nd रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने डेथ पेनल्टी को अबॉलिश करने की बात की और ये कहा कि डेथ पेनल्टी सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस में दी जानी चाहिए। लॉ कमीशन ने साइमल्टेनियस इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की है। इनकी 87th रिपोर्ट जो है वो प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन एक्ट की बात करती है, जिसके बेसिस पर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट लाया गया और इनकी 22nd रिपोर्ट सेडिशन लॉ को हटाने की बात करती है। पर इस बार सरकार ने इन नए लॉज को ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी दी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली को, जिनके देन वाइस चांसलर एसके राव ने एक कमिटी फॉर्मुलेट की जिसका नाम था कमिटी फॉर रिफॉर्म्स ऑन क्रिमिनल लॉज, जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस 2022 में ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को फॉरवर्ड कर दिए थे। फिर 11 अगस्त 2023 को अमित शाह ने ये जो न्यू लॉज है इसे लोकसभा में टेबल किया, पर पास होने से पहले ही इसे विड्रॉ कर लिया गया, इनमें कुछ चेंजेस किए गए और इन्हें फिर से टेबल किया गया एंड फाइनली 1 जुलाई 2024 को ये न्यू लॉज एनफोर्स हो गए। इन नए लॉज को अगर आप नए तरीके से पढ़ना, समझना और अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो डू चेक आउट माय न्यू कोर्स ऑन 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, जिसमें हमने इसी तरीके से पुराने लॉज और नए लॉज को साथ में कंपैरेटिव तरीके से आपको समझाया है। कौन से मेजर प्रोविजंस में चेंजेस हुए, कौन से नए प्रोविजंस ऐड हुए, कौन से हटाए गए, इतने सारे सेक्शंस में किन में आपको ज्यादा ध्यान देना है, ये सब कुछ अच्छे से समझाया गया अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट केस लॉज, ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। तो न्यू क्रिमिनल लॉज को अगर आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से, तो डू चेक आउट माय न्यू कोर्स, जिसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। अब हम आ गए हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि इन नए लॉज में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए। तो इन बेसिक हेड्स के अंदर हम एक एक करके इन्हें डिस्कस करेंगे अच्छे से। सबसे पहला है विमेन एंड चिल्ड्रन। तो आईपीसी के अंदर ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन के नाम का कोई सेपरेट डेडिकेटेड चैप्टर नहीं था। मतलब आईपीसी के अंदर ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन अलग अलग चैप्टर्स में स्कैटर्ड थे। कहीं पे एसिड अटैक की बात की गई है, कहीं मिसकैरेज की, कहीं रेप की। दूसरा, आईपीसी में सिर्फ मेल्स को ही एज परपेट्रेटर्स देखा गया है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड चैप्टर बनाया गया है फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। और बीएनएस के सेक्शन 2 के अंदर इन्हें जेंडर न्यूट्रल भी बनाया गया विद रिस्पेक्ट टू विक्टिम एंड ऑफेंडर। दूसरा, स्ट्रिक्टर टाइमलाइंस। तो ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सीआरपीसी के इतने सारे प्रोसीजर्स में कहीं पर भी एक स्पेसिफाइड टाइमलाइन नहीं थी, जिस कारण कई बार जस्टिस मिलने में डिले हो जाता था। बहुत सारे ट्रायल्स बहुत लंबे चलते थे और इसीलिए बीएनएसएस ने स्ट्रिक्टर टाइमलाइंस इंट्रोड्यूस किए 45 सेक्शंस में स्पीडी जस्टिस के लिए, जो पहले सीआरपीसी में नहीं थे। जैसे बीएनएसएस के आने से सबसे अच्छी चीज जो इंट्रोड्यूस की गई है वो है टाइमलाइंस। इन टाइमलाइन के आने से क्रिमिनल प्रोसीजर में जो पहले डिले देखी जाती थी वो अब नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब से आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जजमेंट मैक्स टू मैक्स 45 डेज के अंदर पास हो जाना चाहिए। वेरी नाइस इनिशिएटिव। मैजिस्ट्रेट ट्रायल शुरू करता है तो फर्स्ट हियरिंग के 60 डेज के अंदर अंदर चार्जेस फ्रेम हो जाने चाहिए। रेप विक्टिम्स के स्पीडी जस्टिस के लिए प्रोवाइडेड है कि इनके मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट अब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को 7 डेज के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देनी ही होगी विदाउट एनी डिले। तो ऐसे ही बहुत सारी और इंपॉर्टेंट टाइमलाइन इंट्रोड्यूस की गई है
जिससे कि विक्टिम को स्पीडी जस्टिस मिलेगा। तीसरा, कम्युनिटी सर्विस एज अ न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। तो बीएनएस के अंदर पेटी ऑफेंसेस के लिए एक न्यू टाइप की पनिशमेंट इंट्रोड्यूस की गई है, जिसका नाम है कम्युनिटी सर्विस, जिसे काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की संख्या काफी ज्यादा है कन्विक्टेड से, जिस कारण प्रिजन कंजेशन एक काफी सीरियस इश्यू है। तो इसके अंदर जो ऑफेंडर्स होंगे उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उनसे अनपेड सोशल वर्क कराया जाएगा। इससे प्रिजन कंजेशन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही रही है, साथ में जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है उन्हें फ्रेश चांस मिलता है रिफॉर्मेशन का। चौथा, इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो नए लॉज को लाने के पीछे हमारा मेन मोटिव क्या था? टू डिफीट कॉलोनियल माइंडसेट, प्लस हमने मॉडर्नाइजेशन की तरफ एक अच्छा स्टेप लिया है। फॉर एग्जांपल बीएनएसएस और बीएसए में टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्यूज किया गया। फॉर एग्जांपल ईएफआईआर और इन बाकी कंसेप्ट्स को अब एक्सप्रेसली मेंशन किया गया है। डिजिटल एविडेंस को इम्प्लाइडली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि इसकी क्रिटिसिज्म में ये कहा जा रहा है कि इन सारी चीजों को एनफोर्स करने के लिए इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच। तो विक्टिम्स को ध्यान में रखते हुए मेजर चेंजेस किए गए। फॉर एग्जांपल, नाउ द विक्टिम हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड within 90 days about the progress of the investigation. विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जैसे नए कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है ये थोड़ा डिबेटेबल है, ये है पुलिस कस्टडी एंड पावर टू पुलिस ऑफिसर्स की। तो बीएनएसएस ने पुलिस रिफॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए कुछ चेंजेस पुलिस कस्टडी में भी किए हैं। इसे बेहतर समझने के लिए मैं आपके साथ पूरा प्रोसीजर शेयर करती हूँ। तो मानिए कि इस इंसान को अरेस्ट किया गया है। अब विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस की ड्यूटी है कि इसे मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाए, और इन्हीं 24 घंटे में इनको इन्वेस्टिगेशन भी करनी होती है। पर अगर इस 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो आ जाते हैं अगले स्टेप पे कि वंस प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, अब मैजिस्ट्रेट लेगा रिमांड। पहले सीआरपीसी में क्या होता था कि 15 डेज की पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की तुरंत बाद दी जाती थी, और इसके बाद फिर जुडिशियल कस्टडी दिया जाता था अगर इन्वेस्टिगेशन 15 दिनों के अंदर खत्म नहीं होती थी। तो जुडिशियल कस्टडी सीरियसनेस ऑफ द क्राइम के हिसाब से 60 या 90 डेज की होती है, जिस बीच इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी ही है। तो अब बीएनएसएस ने क्या किया है कि अभी जो 15 डेज की पुलिस कस्टडी है, ये पुलिस 60 डेज जुडिशियल कस्टडी के केस में इनिशियल 40 डेज में कभी भी ले सकती है, और 90 डेज जुडिशियल कस्टडी के केस में इनिशियल 60 डेज में कभी भी ले सकती है। तो दिक्कत ये हो गई है कि अब अक्यूज को शायद समझ में ना आए कि एंटिसिपेटरी बेल कब लेनी है, क्योंकि पुलिस कस्टडी अब इस बीच कभी भी ली जा सकती है। यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है कि पुलिस की पावर बढ़ा दी गई है। अब इसका मेजर क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि इन चेंजेस के कारण पुलिस की जो पावर्स है वो बढ़ गई है, और पुलिस अट्रॉसिटीज होने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। अब अगर हम एप्लीकेशन की बात करें कि मानो कि कोई केस बहुत पुराना है पर अभी भी चला आ रहा है, तो उसमें पुराने लॉज लगेंगे कि नए लॉज? तो अगर हम सब्सटैंशियल लॉ की बात करें तो अगर कोई केस 1 जुलाई के पहले का है तो उसमें बीएनएस अप्लाई नहीं होगा, उसमें आईपीसी ही लागू होगा। पर अगर हम प्रोसीजरल लॉ की बात करें तो भले ही वो केस 1 जुलाई के पहले का हो या अभी का हो या आगे का हो, उसमें बीएनएसएस और बीएसए ही अप्लाई होंगे। दोस्तों, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने पूरा वीडियो कंप्लीट किया, एंड तक डटे रहे, और आपके इसी हार्डवर्क के कारण आज हमने पुराने लॉज की हिस्ट्री, उन्हें लाने का ऑब्जेक्टिव, सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ का डिफरेंस, लॉ कमीशन कैसे काम करती है, इन नए लॉज को कैसे लाया गया था, इनकी क्या मेजर डिफरेंसेस है, ये सारी चीजें अच्छे से सीखी। अब इस वीडियो के मैं मल्टीपल पार्ट्स बनाने में इंटरेस्टेड हूं, ताकि आप एक बार में एक वीडियो को अच्छे से कंज्यूम करें, थोड़ा टाइम लेके एनालाइज करें, समझे, डिस्कस करें, तब तक नेक्स्ट वीडियो रेडी हो जाएगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया और आप नए क्रिमिनल लॉ सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो डू चेक आउट माय कोर्स ऑन 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, जिसमें हमने इसी तरीके से आसान भाषा में आराम से इंटरेस्टिंग तरीके से पूरे लॉज को एक्सप्लेन किया है, पुराने लॉज को भी और नए लॉज को भी। इस कोर्स की लिंक आपको यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। That's it for now. See you in the next class. Bye bye.